बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हमने एनएमडी कैट का लेक्चर नंबर 2 का बी पार्ट डिस्कस करना है। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम अल्काइंस और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन से। तो बेटा एमसीक्यू से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, एमसीक्यू से फिर हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते चले जाएंगे। तो देखिए एमसीक्यू बेटा आपके सामने है। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन का एमसीक्यू है बेटा, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बेटा आपके सामने है जिसमें एक मिथाइल ग्रुप है और एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो जिस तरह से अल्कीन की नोमेनक्लेचर हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं बट इसी तरह से अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर किया जाता है और स्मॉलर नंबर ट्रिपल बॉन्ड को प्रोवाइड किया जाता है। जिन दो कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है उन दोनों कार्बन को स्मॉलेस्ट नंबर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और उनमें जो लिखा जाएगा वो स्मॉलर नंबर होगा। जैसे फर्ज करें जी 1-2 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है तो 1-2 में स्मॉलर नंबर है 1, तो 1 जो है वो अल्काइन लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन में हमारे पास 6 कार्बन है तो ये 1 हेक्साइन हो जाएगा, यानी जो नंबरिंग है वो ट्रिपल बॉन्ड वाली साइड से और ट्रिपल बॉन्ड में भी स्मॉलर नंबर को हमने वो लिखा तो 1 हेक्साइन बन गया। इस तरह ये 5 कार्बन पे 5th कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है तो ये बन जाएगा 5 मिथाइल 1 हेक्साइन। तो 5 मिथाइल 1 हेक्साइन जो है वो देखिए जी बीटा ऑप्शन में है। पहली ऑप्शन में तो 2 मिथाइल लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन बीटा ऑप्शन में 5 मिथाइल 1 हेक्साइन है, यही इसका आंसर है। चार्ली ऑप्शन में भी 2 मिथाइल है और डेल्टा ऑप्शन में 5 मिथाइल 5 हेक्साइन लिखा हुआ है तो ये भी गलत है। तो फिर इसका करेक्ट आंसर जो है अकॉर्डिंग टू द IUPAC वो बीटा ऑप्शन बनती है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू आपके सामने बेटा, कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फार्मूला। बेटा स्ट्रक्चरल फार्मूला आपके सामने है, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं। बेटा जब किसी स्ट्रक्चर में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं तो फिर हमने ये देखना है कि क्या उनकी नंबरिंग बोथ एंड से सेम है। यानी अगर आप राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो फर्ज करें जी कि डबल बॉन्ड 1 पे आ जाता है, आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं ट्रिपल बॉन्ड नंबर 1 पे आ जाता है तो डबल बॉन्ड को प्रेफर किया जाएगा। लेकिन अगर नंबरिंग सेम ना हो तो जिसको स्मॉलर नंबर मिले उसी को प्रेफर किया जाएगा। जैसे ये स्ट्रक्चर देखिए आपके सामने है, इसमें डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन बेटा इसमें 5 है तो 5 कार्बन आ गया हमारे पास। अब 5 कार्बन का मतलब इसमें पेंट वर्ड यूज होगा 5 कार्बन के लिए। अब हमने देखना है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड की नंबरिंग दोनों तरफ से सेम है या नहीं। तो मैं स्ट्रक्चर को यहाँ पे बोर्ड पे लिखता हूँ, फिर हम इसका नेम जो है वो देखेंगे कि वो किस ऑप्शन से मैच करता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3। ये बेटा हमें स्ट्रक्चर दिया गया है 1 2 3 4 5 कार्बन जो है वो हमें प्रोवाइड किए गए हैं। अगर मैं राइट साइड से इसकी नंबरिंग करता हूं तो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड जो है वो दूसरे तीसरे कार्बन के दरमियान है और डबल बॉन्ड 4 और 5th कार्बन के दरमियान है। अगर मैं लेफ्ट साइड से बेटा इसकी नंबरिंग करता हूं तो ये मैं एनसर्कल कर रहा हूं उस नंबरिंग को। अब अगर आप देखें तो नंबरिंग में डबल बॉन्ड 1-2 के दरमियान आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड 3-4 के दरमियान आ रहा है। अब अभी एक लम्हे के लिए हम ये कंसिडर करते हैं कि हम एक बॉन्ड को प्रेफर कर रहे हैं, यानी इधर से हम डबल बॉन्ड को देख रहे हैं तो डबल बॉन्ड 1-2 में आ रहा है, यानी 1 पोजीशन पे 1-2 में 1 लिखा जाएगा स्मॉलर नंबर, और अगर इस एंड से नंबरिंग की जाए तो 2-3 में 2 लिखा जाएगा। तो अब अगर गौर किया जाए तो डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है और इधर से ट्रिपल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉलर नंबर डबल बॉन्ड के पास आ रहा है। अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो यही वाली नंबरिंग ठीक होगी, ये वाली नंबरिंग जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। इस नंबरिंग के लिहाज से अब हमने इसका नेम लिखना है। नेम लिखते हुए हमने लिखना है जी 1 पेंटेन, यानी 1 पे डबल बॉन्ड है तो पेंट के साथ EN आ गया। देन फिर जो है वो हमारे पास 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लिख लिया जाएगा, या इसका नेम बेटा यूं भी लिख सकते हैं कि पेंट लिख के फिर 1N और 3 ये दोनों बेटा इसको लिखने के तरीके हैं, दोनों नाम इसके ठीक होंगे। तो 1 पेंटेन 3 या पेंट 1N 3
ये दोनों बेटा इसके नेम है, IUPAC नेम है। अब हम देखते हैं कि जी यहाँ पे किस ऑप्शन के साथ ये वाला जो नेम है वो मैच करता है। तो देखिए बेटा यहाँ पे जो है वो हमारे पास पहली ऑप्शन है 4 पेंटेन 2 आइन, दूसरा ऑप्शन है 4 पेंटेन 3 आइन, तीसरी ऑप्शन है चार्ली ऑप्शन है 1 पेंटेन 3 आइन, ये हमारा उससे मैच कर रहा है बेटा, और यही इसका आंसर है। डेल्टा ऑप्शन 1 पेंटेन 4 आइन है वो भी गलत हो गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया चार्ली ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये बेटा स्ट्रक्चरल फार्मूला आपके सामने है, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हैं और ग्रुप भी है। इसमें वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि दोनों एंड से अगर आप नंबरिंग करते हैं, राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड नंबर 1 पे आ रहा है, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हो तो ट्रिपल बॉन्ड नंबर 1 पे आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इस केस में दोनों की नंबरिंग सेम है, तो प्रेफर किसको करना है, डबल बॉन्ड को। तो ये बन जाएगा 1 पेंटेन, 5 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में, 1 पेंटेन और 4 आइन। लेकिन सबसे पहले ग्रुप का नाम आएगा, तो ग्रुप जो है वो 3 पे है, तो 3 मिथाइल 1 पेंटेन 4 आइन। तो बेटा ये देखें 3 मिथाइल 1 पेंटेन 4 आइन जो है वो चार्ली ऑप्शन है जिसे ये मैच कर रहा है नेम, तो यही बेटा इसका आंसर होगा। तो करेक्ट नेम अकॉर्डिंग टू द IUPAC चार्ली ऑप्शन 4 मिथाइल 1 पेंटेन 4 आइन। जी बेटा अब नेक्स्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन की प्रिपरेशन को प्रिपेयर करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे जो डिस्कस करने हैं, जो बोर्ड पे लिखे हैं, वो अभी 2 मेथड हैं। 2 मेथड जो है वो मैं वैसे ही आपको बता दूंगा, उसमें इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, इनमें ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। सबसे पहला मेथड जो है वो बेटा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड है। विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है जी? विसिनल डाइहैलाइड होता है कि जब 2 एडजेसेंट कार्बन पे 2 हैलोजेंस अटैच हो, तो उस विसिनल डाइहैलाइड, ये विसिनल डाइहैलाइड है बेटा हमारे पास, इसमें हमने डिस्कस करना है कि अल्फा कार्बन कौन सा, बीटा कार्बन कौन सा है। बेटा दोनों कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो दोनों ही अल्फा होने चाहिए। तो इसका मतलब ये दोनों अल्फा हैं, और अगर फर्ज करें जी ये अल्फा है तो इसके साथ वाला कार्बन बीटा होता है, तो ये बीटा भी है। ये अल्फा और बीटा दोनों ही है, ये भी अल्फा और बीटा दोनों ही है, यानी दोनों कार्बन अल्फा भी हैं फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से, और अल्फा के साथ डायरेक्टली अटैच होने पे दोनों बीटा भी हैं। तो फिर अब कॉन्सेप्ट ये होता है कि अल्कोहलिक KOH क्या काम करता है? अल्कोहलिक KOH बेटा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करता है। ये अल्फा से हैलोजन को रिमूव करता है। अगर फर्ज करें कि ये अल्फा कार्बन हम इसे कंसिडर कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो इस कार्बन से हैलोजन जाएगा और साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन माइनस होगा, यानी सूरत हाल कुछ यूं बन जाएगी कि CH2 डबल बॉन्ड CHCl आ जाएगा हमारे पास। ये एक हैलोजन और एक हाइड्रोजन के माइनस होने से पाई बॉन्ड यहां पे क्रिएट हो गया अल्फा और बीटा के दरमियान। अब इस केस में ये अल्फा जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप है और ये बीटा, दोबारा इसमें अल्कोहलिक KOH ऐड होगी, वो तो वही मौजूद है, वो दोबारा इसमें से हैलोजन को रिमूव करेगी और इसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेगी और एक और पाई बॉन्ड आ जाएगा हमारे पास, देन अल्काइन बन जाएगा। यानी अगर विसिनल डाइहैलाइड है, कोई भी आपके पास विसिनल डाइहैलाइड है, उसमें जितने मर्जी कार्बन हो सकते हैं, 2 एडजेसेंट कार्बन पे 2 हैलोजन, विसिनल डाइहैलाइड, तो हमेशा रिजल्ट अल्काइन बनेगा। यानी जिन 2 कार्बन के साथ वो हैलोजन अटैच हैं, उन दोनों कार्बन से हैलोजन भी माइनस होने और हाइड्रोजन भी माइनस होने और उनमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे ये देखें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, अब एक हाइड्रोजन आ चुका है, एक क्लोरीन था वो माइनस हो चुका है, तो बेटा 2 KCl बन जाएगा, साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, ये उसका एज ए प्रोडक्ट हमें हासिल हो जाएगा। तो ये अल्काइन को प्रिपेयर करने का एक मेथड हमारे पास आ गया। दूसरा मेथड है डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड। हैलोजन जितने भी हैं उन्हें रिमूव करने के लिए एक अच्छा डीहैलोजिनेटिंग एजेंट है जिंक। जिंक बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ मेथानोल जो है वो यूज होता है। एक जिंक एक वक्त में 2 हैलोजेंस को रिमूव कर सकता है। तो अगर आप 2 जिंक ऐड करेंगे तो वो जो सेकंड जिंक है हमारे पास वो क्या करेगा, वो बाकी 2 हैलोजेंस को रिमूव करेगा। तो पहले हम एक जिंक की बात करते हैं जी, कि जिंक ने इन 2 हैलोजेंस को रिमूव कर दिया, उनकी जगह पे डबल बॉन्ड आ गया और ये 2 क्लोरीन रह जाएंगे, ये 1,2 डाइक्लोरोइथीन बन जाएगा और जिंक क्लोराइड इसके साथ आ जाएगा एज ए प्रोडक्ट। लेकिन दूसरा जिंक जो वो क्या करेगा, वो बाकी 2 हैलोजेंस को भी उसी वक्त रिमूव करेगा और इन दोनों हैलोजेंस के रिमूव होने से यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये 2ZnCl2 बन जाएगा और एक अल्काइन जो है वो हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा। इसके अलावा बेटा 2 मेथड और हैं। एक कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस है जिसमें अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड
पोटाशियम डाई पोटाशियम मेलिएट यूज किया जाता है। उसकी इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हमारे पास अल्काइन यानी इथाइन बनता है। और एक मेथड जो है वो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, विल्सन मेथड, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड को कोक के साथ मिलाया जाता है हाई टेम्परेचर, तकरीबन 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब, 2800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंशन है आपकी बुक में, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन के मिलने से कैल्शियम कार्बाइड बनता है। कैल्शियम कार्बाइड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं या वाटर के साथ ऐड करवाते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इथाइन गैस बनती है। इथाइन गैस की गार्लिक लाइक स्मेल की वजह से उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये उसकी प्रिपरेशन थी बेटा। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास इससे जो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है इससे रिलेटेड रिएक्शंस। तो रिएक्शंस को हम डिस्कस करते हैं। रिएक्शंस हमारे पास जो है बेटा इससे रिलेटेड रिएक्शन जो हमने डिस्कस करने हैं वो हाइड्रोजिनेशन है, हैलोजिनेशन है और जो है वो एडिशन ऑफ वाटर है। तो मैं उनके बारे में जरा यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिख लिया है। अब हम कॉन्सेप्ट को डील करते हैं कि उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो देखें जी, हाइड्रोजिनेशन में जब आप अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन टू कार्बन, आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं, निकल कैटालिस्ट या प्लाटिनम कैटालिस्ट की मौजूदगी में हाइड्रोजिनेशन होती है। तो एक पाई बॉन्ड के खत्म होने पे दो हाइड्रोजन ऐड होते हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एक पाई बॉन्ड के खत्म होने पे दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो दो हाइड्रोजन ऐड होंगे तो दो पाई बॉन्ड है, इट मींस चार हाइड्रोजन ऐड होंगे। इथेन इज द रिजल्ट। यानी रिएक्शन तब तक स्टॉप नहीं होगा जब तक अल्केन ना बन जाए। अगर आप रिएक्शन को रोकना चाहते हैं तो प्लाडियम के साथ बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन यूज किया जाए जो कि सिस अल्कीन बनाता है। और अगर आप सोडियम लिक्विड अमोनिया -33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज करेंगे तो फिर वो ट्रांस अल्कीन जो है उसे प्रोड्यूस करता है, फिर रिएक्शन अल्कीन पे स्टॉप हो जाता है। हैलोजिनेशन अगर आप करना चाहते हैं, टेट्रा हैलाइड बनाना चाहते हैं, तो CCl4 की मौजूदगी में क्लोरीन को ऐड करें। क्लोरीन एक पाई बॉन्ड में दो क्लोरीन ऐड होंगे, दो पाई बॉन्ड में चार क्लोरीन ऐड हो जाएंगे, तो टेट्रा हैलाइड हमारे पास आ जाएगा जी। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा जो है ना वो ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको आपने जरा ध्यान से समझना है। इसमें देखें जी, इथाइन में वाटर ऐड कर रहे हैं हम AgSO4 H2SO4 की मौजूदगी में। ये H बेटा इसके पास आ जाता है और OH बेटा इसके पास आ जाता है। ये एक सिमेट्रिकल अल्काइन है। सिमेट्रिकल अल्काइन क्या है? जिसमें जिन दो कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है उनके साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स इक्वल हो। तो हमने H और OH इसमें ऐड किया, वो जैसे मर्जी एडिशन कर दें, H जिस मर्जी कार्बन के साथ अटैच कर दें, OH जिस मर्जी कार्बन से अटैच कर दें, तो रिजल्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH। यानी ये H इसके पास आ गया, CH2, OH इसके पास आ गया, एक पाई बॉन्ड खत्म हो गया। विनाइल अल्कोहल, ये विनाइल है और ये OH अल्कोहल को शो करता है, विनाइल अल्कोहल बन जाता है। विनाइल अल्कोहल को दोबारा से लिखा है CH2, दोबारा से लिख लिया, कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन अलग मेंशन किया है और OH अलग से मेंशन किया है। इसमें बेटा टॉटोमरिज्म होती है। वो टॉटोमरिज्म में क्या होता है जी कि यहां से हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन कार्बन की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है। ऐसे हाइड्रोजन यहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाता है और उसी वक्त ये वाला बॉन्ड इस CH2 के ऊपर शिफ्ट होता है। तो इसको हम यूं लिखते हैं CH2 नेगेटिव, और इसके साथ H पॉजिटिव जो ऑक्सीजन से उतरा होता है हाइड्रोजन, वो बेटा इसके पास आता है। ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं, एक हाइड्रोजन पॉजिटिव है, CH2 नेगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और अट्रैक्ट होने के बाद ये उसके साथ अटैच होने पे CH3 बना लेता है बेटा। तो यहां पे ये CH3 बन गया, दैट इज एसिटल्डिहाइड। ये एसिटल्डिहाइड बन गया। अब यही कॉन्सेप्ट अगर हम प्रोपाइन पे अप्लाई करते हैं जो कि अनसिमेट्रिकल अल्काइन है, तो इसमें बेटा वाटर का नेगेटिव पार्ट जो है वो उस कार्बन के पास जाएगा विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो H बेटा इसके पास आ जाता है। A जब इसके पास आता है इट बिकम CH2 डबल बॉन्ड COH और CH3। ये बेटा जो अनसैचुरेटेड अल्कोहल बनती है इसे हम बोलते हैं इनोल। पहले वाले केस में दो कार्बन की वजह से उसका नाम है इथेनॉल, दूसरे वाले केस में तीन कार्बन की वजह से बनता है प्रोपिनोल। तो एंड पे चूंकि इन और ओल आ रहा है, इन फॉर अल्कीन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ओल फॉर अल्कोहल,
ये अनसैचुरेटेड अल्कोहल होती है बेटा, ये अपने आप को रीअरेंज करती है। इसी तरह से ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, हाइड्रोजन इधर आके अटैच हो जाएगा, हम इसे टॉटोमरिज्म कहते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बेटा एसीटोन बन जाता है। अब एसीटोन जो बन रहा है तो हम बच्चों को फिर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, वो ये कि इथाइन वाहद अल्काइन है जो वाटर की एडिशन के बाद एल्डिहाइड बनाता है। इसके अलावा बेटा जितने भी अल्काइंस हैं, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, जितने भी अल्काइंस हैं उन सब में वाटर के एडिशन के बाद कीटोन ही बनता है। तो ये उसका एक कॉन्सेप्ट, एक ट्रिक कह लें आप, इस तरह से ज्यादा बेहतर तौर पे आपको याद रहेगा जी बेटा। अब नेक्स्ट जो है वो कॉन्सेप्ट के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। बेटा अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन जो है वो हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के तौर पे हमारे कोर्स में शामिल है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, हमारी बुक में इस तरह से मेंशन किया हुआ है कि दोज कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। लेकिन मैं उसको इस तरह से कहता हूं कि 3 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। वो 3 कंडीशंस क्या है मैं यहां पे लिखता हूं। सबसे पहले नंबर पे बेटा रिंग होना चाहिए, एक क्लोज्ड रिंग होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। कॉन्जुगेशन क्या चीज है? डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स का होना। तो बेंजीन में चूंकि ये सारी शर्तें पूरी हो रही होती हैं, रिंग भी है, कॉन्जुगेशन भी है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये जो मैंने बेंजीन के ऊपर डॉट्स लगाए हैं इसमें बेटा 3 पाई बॉन्ड है, हर पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। इस तरह टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। तो जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएं या 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं या 14 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएं, 4 के डिफरेंस से आप आगे बढ़ते जाएं, वो सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो ये 3 कंडीशन जिसमें पूरी होंगी वो एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। अब बेंजीन जो है वो एक एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड है। बेंजीन 2 तरह के रिएक्शन शो करता है, बेंजीन एडिशन रिएक्शन भी शो करता है और बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है। ज्यादातर बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। हालांकि बेंजीन एक हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसमें बहुत ज्यादा पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं जो डीलोकलाइज कर रहे होते हैं, तो इसकी डीलोकलाइजेशन ही बेसिकली इसकी स्टेबिलिटी है। तो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डीलोकलाइजेशन। जितनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगी उतना ज्यादा इसमें स्टेबिलिटी आएगी। इसको हम बच्चों को इस तरह से समझाते हैं कि अगर हमारे सामने एक बड़ा जानवर, कोई हाथी नुमा जानवर खड़ा है, हम उस पर अटैक करते हैं तो उसको फर्ज करें जी कि हम निशाना बना रहे हैं किसी बंदूक वगैरह से, तो उसको गोली लगने के मैक्सिमम चांसेस है क्योंकि उसने अपनी जगह पे स्टैटिक रहना है। अब अटैक होना आसान है, दैट इज कॉल्ड लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड। वो जो हाथी है, वो जो बड़ा जानवर है, वो एक लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड है जो अल्कीन्स में होता है। अल्कीन्स में पाई बॉन्ड अपनी जगह पे फिक्स होता है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके आसानी से अटैक कर देता है। लेकिन जो बेंजीन है उसके अंदर पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड होते हैं, अपनी जगह पे स्टे नहीं कर रहे होते, बड़ी तेजी से अपनी स्पेस में अपनी जगह जो है वो चेंज कर रहे होते हैं, तो हम उसको डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड का नाम देते हैं। वो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहलाता है बेसिकली, वो पाई बॉन्ड रहता ही नहीं है फिर। तो वो जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो बिल्कुल इस तरह से जैसे आपके सामने एक बहुत छोटा परिंदा है जो बड़ी तेजी से अपनी जगह चेंज कर रहा है, तो उस पर निशाना लगाना इंतहाई मुश्किल काम है क्योंकि उसने अपनी जगह बड़ी तेजी चेंज करनी है। आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है कि आप उसको निशाना लगा सकें, जो कि बहुत मुश्किल काम है। नतीजतन वो निशाना लगने के चांसेस मिनिमम है। बिल्कुल इसी तरह बेंजीन के पाई बॉन्ड बहुत तेजी से सर्कुलेट कर रहे होते हैं, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स बड़ी तेजी से डीलोकलाइज हो रहे होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके उस पर आसानी से अटैक नहीं कर पाता। तो जितनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। तो आप ये कह सकते हैं कि डीलोकलाइजेशन और स्टेबिलिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बेंजीन में डीलोकलाइजेशन सबसे ज्यादा है। बेंजीन में क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट से समझते हैं। ये बेटा बेंजीन में 6 कार्बन है, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन करता है, वो एक ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं
और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से, जैसे ये मैं मार्कर को बोर्ड के ऊपर रख रहा हूं, इस तरह से बोर्ड के साथ 90 के एंगल पे बाहर की तरफ होता है, और इसी तरह बोर्ड की बैक साइड पे भी जो है वो बोर्ड से जो है वो बैक साइड पे ये बाहर की तरफ ग्रो कर रहा होता है। तो ये फ्रंट साइड पे बैक साइड पे 90 के एंगल पे जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आते हैं उनको अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करते हैं कि कार्बन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन करते हुए ट्राइगोनल शेप बना रहे होते हैं। तो ये ट्राइगोनल शेप जो है वो एक कार्बन की आ गई, इस तरह दूसरे कार्बन की ट्राइगोनल शेप, तीसरे कार्बन की ट्राइगोनल शेप, चौथे कार्बन की ट्राइगोनल, फिर पांचवें की, ये 6 के 6 कार्बन ट्राइगोनल जो है ना वो शेप में अपने आप को एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं, और इनकी आपस की ओवरलैपिंग से sp2 ओवरलैपिंग से एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, वहां पे आके हाइड्रोजन अटैच होता है और वो sp2s ओवरलैपिंग कर रहा होता है बेटा। अब बेंजीन में अगर बॉन्ड एंगल पूछा जाए तो वो 120 है। बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? अब उसके लिए एक ट्रिक यहां पे आपको समझाने लगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए सिग्मा बॉन्ड निकालने का सबसे आसान तरीका है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। जैसे बेंजीन है जी, तो बेंजीन का फार्मूला आपको आता है C6H6, तो टोटल एटम कितने हुए 12, तो जितने एटम उतने ही सिग्मा बॉन्ड। बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड है। फर्ज करें जी टोलुइन आपके पास है कंपाउंड, तो टोलुइन में क्या होता है? टोलुइन में बेटा फिनाइल ग्रुप के ऊपर CI3 लगा हुआ है। फिनाइल का फार्मूला क्या है? C6H5 उसके साथ CH3, तो टोटल कार्बन 7 हो जाते हैं और टोटल हाइड्रोजन 8 हो जाते हैं। 7 कार्बन 8 हाइड्रोजन, टोटल 15 एटम होते हैं। तो टोलुइन में टोटल सिग्मा बॉन्ड भी 15 ही है। आप उसका स्ट्रक्चर बना के काउंट करके देख लें, यही फार्मूला अप्लाई होगा। तो फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, जितने टोटल एटम है उतने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। तो बेंजीन का ये एक जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है, इसे हम सिग्मा फ्रेम का नाम देते हैं। वो सिग्मा फ्रेम आ गया। अब हर कार्बन पे अगर फर्ज करें जी कि बेंजीन को हम इस तरह से शो कर रहे हैं, तो बेंजीन पे ये बोर्ड से सामने की तरफ और इसकी बैक साइड पे दोनों तरफ जो है वो हमारे पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे। तो इस तरह से बोर्ड की बैक साइड वाला शो नहीं होगा, तो हम बेंजीन को इस तरह से शो करते हैं कि अबव और बिलो दोनों तरफ ऊपर नीचे, ऐसे जैसे ये मार्कर ऊपर नीचे दोनों तरफ शो हो रहा है, तो इस तरह से ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो हमने रेड कलर में बोर्ड से अबव और बोर्ड के नीचे दोनों तरफ शो किए हुए हैं। तो ये अबव और बिलो आ गए। ये आपस में ओवरलैपिंग जब करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है। अब कैकुल ये कहता है कि जी एक पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड और फिर सिग्मा बॉन्ड। ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होते हैं जो अपनी जगह फिक्स होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं। ये कैकुल का कहना था, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ये कहता है कि भाई जितनी बॉन्ड लेंथ ये है उतनी ये है, जितनी ये बॉन्ड लेंथ है उतनी ये बॉन्ड लेंथ है, सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल है। तो अगर ये बॉन्ड लेंथ इक्वल्स हैं, तो अगर ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये एक दूसरे की तरफ बेंड अगर होते हैं, दीज आर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये एक दूसरे की तरफ बेंड होकर पाई बॉन्ड बना रहे होते हैं, तो अगर ये इधर बेंड हो सकते हैं तो ये इधर भी बेंड हो सकते हैं। ये वाले जो इधर बेंड हो रहे थे वो इधर बेंड हो सकते हैं, जो ये दोनों आपस में बेंडिंग शो कर रहे हैं वो इधर बेंडिंग शो कर सकते हैं। तो इस तरह वो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेंजीन में अबव या बिलो दोनों तरफ वो डीलोकलाइज हो जाते हैं, यानी वो अपनी जगह स्टे नहीं करते, वो आगे से आगे जो है ना वो डीलोकलाइज होते चले जाते हैं, मूव करते चले जाते हैं, और इस वजह से ये हम कहते हैं कि वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। तो फिर कैकुल ने कहा कि बेंजीन के 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें पहले वाले में जो है वो इस तरह के बॉन्ड की अरेंजमेंट होगी, दूसरे वाले में बॉन्ड्स की अरेंजमेंट जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। वो ये मूव करके इधर आएगा तो इधर पाई बॉन्ड आ जाएगा, ये मूव करके इधर आएगा तो इधर पाई बॉन्ड आ जाएगा, ये मूव करके इधर आएगा तो इधर पाई बॉन्ड आ जाएगा। अब ये 2 बेंजीन के पॉसिबल स्ट्रक्चर बने अकॉर्डिंग टू द कैक्यूल, तो हम इनको कैक्यूल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं बेटा। और इसमें उन्होंने कहा कि जी 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर है बेंजीन के, लेकिन एक और साइंटिस्ट जिनका नाम है जी दीवार स्ट्रक्चर्स, इन्होंने बेंजीन के 3 स्ट्रक्चर बनाए। वो बेंजीन के 3 स्ट्रक्चर ये हैं कि अगर हम फर्ज करें कि जी ये नंबर 1 पोजीशन है, 1 2 3 4 5 और 6,
तो उसने ये कहा कि जी इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक पहले और चौथे कार्बन के दरमियान जो है वो एक सिग्मा बॉन्ड होता है। इसी तरह से वही नंबरिंग अगर की जाए तो यहाँ पे उसने कहा जी कि पॉसिबिलिटी दूसरी है कि दूसरे और 5वें कार्बन में सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, और फिर यही नंबरिंग की जाए तो पॉसिबिलिटी यह है कि तीसरे और छठे कार्बन में एक सिग्मा बॉन्ड हो सकता है। तो इस तरह से उसने ये शो करने की कोशिश की कि बेंजीन के 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर इतना ज्यादा स्टेबल नहीं था क्योंकि इसमें एक लेंथी सिग्मा बॉन्ड आ रहा था। जितनी बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी बॉन्ड एनर्जी कम होती चली जाएगी, यानी वो बॉन्ड जल्दी टूट सकता है, वो अनस्टेबल बॉन्ड होता है। तो फिर अब जो हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह से, ये बेटा इन 5 का हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो दिस स्ट्रक्चर इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 5 स्ट्रक्चर्स, जिसमें 2 स्ट्रक्चर केकूल के हैं जिनकी परसेंटेज 79% के करीब है, और इन तीनों की परसेंटेज तकरीबन 21% है, जो कि हर एक की 7% बनती है कि 7%, 7%, 7%, और ये दोनों मिला के तकरीबन 79%। तो ये टोटल ओवरऑल 100% जो है वो हमारे पास इनके स्ट्रक्चर्स हमारे पास जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर हम ये कहते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर उन 5 स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब इससे रिलेटेड हमने जो है कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं। तो देखें जी, सबसे पहले क्वेश्चन बेंजीन के सिग्मा बॉन्ड्स का। बेंजीन हैज अ नंबर ऑफ, अब आगे ऑप्शंस हैं 12 सिग्मा बॉन्ड एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा ऑप्शन है 10 सिग्मा बॉन्ड एंड 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा ऑप्शन है 8 सिग्मा बॉन्ड एंड 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट ऑप्शन है 14 सिग्मा बॉन्ड एंड 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा मैंने अभी आपको तरीका बताया था कि टोटल नंबर ऑफ एटम इज द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। बेंजीन में 12 एटम है, 12 ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो अल्फा ऑप्शन बेटा इसका आंसर होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखें बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। कहते कौन सा बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो पहली, दूसरी, तीसरी ऑप्शन में उसने केकूल और दीवार स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। डेल्टा ऑप्शन जो है वो इन सब का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, जैसा कि मैंने भी बोर्ड पे आपको दिखाया था। ये बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जो कि 5 स्ट्रक्चर्स का मजमुआ है। अब जो है वो बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ने किया, और उसको हम फिर ये जो रेजोनेंस मेथड है उसके अकॉर्डिंगली समझाते हैं। तो फिर यहाँ पे एमसीक्यू है कि बेंजीन इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल। दिस स्टेबिलिटी इज ड्यू टू द एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टेक्निक डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन। कहता कौन सा मेथड जो है वो बेंजीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो पहले नंबर पे है जी रेजोनेंस मेथड। रेजोनेंस मेथड यानी बेंजीन की डीलोकलाइजेशन, वो इसे एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरे नंबर पे एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट है। एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ने ये बताया था कि बेंजीन में हर कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम होती है, तो ये भी ठीक है बेटा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसका आंसर है बेटा, कि उसने पूछा था कि कौन सा उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ट्रांजिशन एलिमेंट या कॉम्प्लेक्सेस के हवाले से है, ये बेंजीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर रही होती। और रेजोनेंस एनर्जी के साथ स्टेबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन है, जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। और बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी 150.5 किलो जॉल पर मोल होती है। ये 150.5 किलो जॉल पर मोल कैसे आती है, उसके लिए डेफिनेशन है कि एनर्जी एक्चुअली कैलकुलेटेड, जो हमारे पास एनर्जी हमने ऑब्जर्व की है वो आती है -208, ये इंस्ट्रूमेंट से जो ऑब्जर्व हुई है, फिर माइनस जो कैलकुलेट की गई है ऑन द बेसिस ऑफ केक्यूल स्ट्रक्चर। केक्यूल ने ये कहा था कि बेंजीन के अंदर जो है वो पाई बॉन्ड फिक्स होते हैं, यानी बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो 135 साइक्लोहेक्साट्राइन है, कि अगर ये पाई बॉन्ड अपनी जगह पे फिक्स हैं तो फिर हम ये कहेंगे कि पहले और दूसरे कार्बन के दरमियान एक पाई बॉन्ड है। अगर मैं नंबरिंग करता हूं 1 2 3 और 4 5 और 6, तो 1 2 में 1 नंबर लिखा जाएगा, 3 और 4 में 3 नंबर लिखा जाएगा, 5 और 6 में 5 लिखा जाएगा। तो 135 साइक्लोहेक्साट्राइन इसका IUPAC नेम बनेगा अगर ये पाई बॉन्ड अपनी जगह फिक्स है। तो अगर ये फिक्स है तो फिर उसकी बेस पे अगर हम इसकी हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो उसकी जो एनर्जी आती है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, वो इतनी आती है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्चुअली रिलीज्ड जो कि 208 है, माइनस अमाउंट ऑफ एनर्जी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ केक्यूल स्ट्रक्चर, वो ये आ गई। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
358.5 माइनस 208, आंसर आया पॉजिटिव 150.5 किलो जॉल पर मोल। ये बेटा रेजोनेंस एनर्जी है हमारे पास बेंजीन की 150.5 किलो जॉल पर मोल। अब नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब बेटा बेंजीन के रिएक्शंस हैं। बेंजीन के जो रिएक्शंस हमारे कोर्स में हैं, कुछ बेंजीन के साइड चेन रिएक्शन है और कुछ बेंजीन के मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। बेंजीन बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता है, यानी बेंजीन अपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और उसकी जगह पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है। तो पहले मैकेनिज्म को समझते हैं, देन रिएक्शन की तरफ चलेंगे। बेटा ये देखिए मैंने मैकेनिज्म यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेंजीन है, हमने एक हाइड्रोजन मेंशन किया है कि ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ पे जो कार्बन है उसके 4 बॉन्ड पूरे हैं, यानी एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इधर कार्बन के साथ, 2 इधर वाले कार्बन के साथ, इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं। इसी तरह जो इधर कार्बन है उसके भी 4 बॉन्ड पूरे हैं, एक हाइड्रोजन के साथ, 2 इधर कार्बन के साथ और एक इधर। अब बेंजीन बिहेविंग लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हुए किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। अटैक करते हुए अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स उसे डोनेट कर देता है। जब डोनेट करता है तो बेंजीन से बाहर की तरफ, हम मैं यहाँ पे समझाने के लिए जरा प्रोमिनेंट करके बना रहा हूं कि जी ये वाला कार्बन है हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन और इनके दरमियान ये एक पाई बॉन्ड है। अब जब कोई इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के पास आता है तो बेंजीन का ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड है, ये बेंजीन में से निकल के बाहर इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया जाता है। तो हम इसको यूं लिख लेंगे, हम यहां से मिटाते हैं इसे और इसको इस तरह से मेंशन कर देते हैं कि जी ये बॉन्ड बन गया, अब इलेक्ट्रोफाइल का पॉजिटिव चार्ज खत्म। अब इस तरह बॉन्ड बनने से देखें, जरा गौर करें कि ये जो कार्बन है दिस वन, जिसके साथ हाइड्रोजन भी और इलेक्ट्रोफाइल भी है, इसके 1 2 3 और 4 4 बॉन्ड पूरे हैं, लेकिन जो नीचे कार्बन है उसके 3 बॉन्ड रह चुके हैं और उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वो जो बेंजीन के ऊपर एक कोने वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है उसके बेटा 3 नाम है। पहला नाम है उसका बेंजीनोनियम आइन, दूसरा नाम है एरिनियम आइन और तीसरा नाम है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो ये 3 नाम इसको दिए जाते हैं। अब क्या होता है, अब हाइड्रोजन अपनी कुर्बानी देता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन बेंजीन को वापस करता है, बेंजीन के पाई बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं, यानी बेंजीन ने अपने आप को स्टेबल रखा अपनी उस पाई बॉन्ड की वजह से कि बेंजीन अपने 3 पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को बरकरार रखता है। हाइड्रोजन यहां से निकल जाता है, इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है। अब इसमें बेंजीन के कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ा चेंज आता है। यहां पे इस केस में बेंजीन का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और उस वक्त उसकी जो शेप है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है, हम सिंपली प्लेनर बोल देते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो जब उसके ऊपर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, ये एरिनियम आयन बनता है, बेंजीनोनियम आयन बनता है, उस वक्त ये वाला जो कार्बन है उसके 4 सिग्मा बॉन्ड है, दिस वन, उसके 4 सिग्मा बॉन्ड की वजह से उस एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है और sp3 जो हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसकी शेप टेट्राहेड्रल होती है। तो वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, चाहे थोड़ी देर के लिए सही, ये हुआ है चेंज, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हुई है। फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन वापस किए, दोबारा से वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, दोबारा प्लेनर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन में हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है, उसकी ज्योमेट्री चेंज होती है, देन वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए दोबारा से sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आ जाता है। तो बेंजीन में जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, जिसमें 5 केसेस हैं हमारे पास, हेलोजिनेशन है कि बेंजीन के ऊपर आके हेलोजन ग्रुप लग जाए, सल्फोनेशन है, नाइट्रेशन है, अल्काइलेशन है जो फ्रीडल क्राफ्ट ने की थी, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये सारे जो रिएक्शन इन सब में इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक करता है। तो वो जो है वो रिएक्शन में लिखे हैं कि बेंजीन की अगर हेलोजिनेशन करते हैं क्लोरोबेंजीन HCl, अगर सल्फोनेशन करते हैं तो SO3 जो है वो बेंजीन पे अटैक करता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, HNO3 में नाइट्रेशन होती है बेंजीन की, नाइट्रोबेंजीन बनता है। इसी तरह अगर जो है वो बेंजीन के ऊपर आप मिथाइल ग्रुप अटैच कर देते हैं तो वो टोलुइन बन जाता है, ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या मिथाइलेशन कहलाएगी। और लास्ट नंबर पे अगर एसिटाइल क्लोराइड को हम रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन के साथ तो एसीटोफिनोन बन जाता है और ये
प्लस HCl जो है वो साथ उसके प्रोडक्ट के तौर पे बन जाता है। अब बेटा इतने हिस्से का नाम बेंजोआइल है, बेंजोआइल। अगर इसके साथ आके क्लोरीन जुड़ जाए तो बेंजोआइल क्लोराइड बन जाएगा। अब इसको एसिडोफिनोन एज ए होल कहते हैं, लेकिन इतने हिस्से का नेम जो है वो बेंजोआइल है। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें जो है वो हम देखते हैं जी। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है जी बेटा आपके सामने, ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ द बेंजीन अ नाइट्रो ग्रुप substitutes at a carbon atom, which one of the following give the arrangement of the bond at this carbon atom during the reaction? कहते हैं जी नाइट्रो ग्रुप जो है वो ड्यूरिंग नाइट्रोजन बेंजीन पे अटैक करता है, यानी जो मैंने अभी आपको समझाया था, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, वहां पे नाइट्रो ग्रुप NO2 पॉजिटिव आ जाएगा। तो कहते हैं जी क्या होता है, वो जो कार्बन एटम जिसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप आके अटैक करता है उसकी अरेंजमेंट क्या होती है? तो देखें जी अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऊपर जो हेडिंग्स दी हुई है वो है एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, फिर है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स और फिर एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो स्टार्ट में प्लेनर, मैंने आपको समझाया था प्लेनर होती है, बाद में टेट्राहेड्रल होती है, देन फिर प्लेनर हो जाती है। तो पहली ऑप्शन में प्लेनर 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 लिखा हुआ है, तीनों जगहों पे प्लेनर 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 लिखा हुआ है, तो गलत हो गया। बीटा ऑप्शन में प्लेनर टेट्राहेड्रल प्लेनर, ये बेटा इसका आंसर है। चार्ली ऑप्शन में प्लेनर के बाद टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल, यानी इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स में भी टेट्राहेड्रल और एट द एंड भी टेट्राहेड्रल, तो ये गलत हो गया। और डेल्टा ऑप्शन में शुरू में टेट्राहेड्रल लिख दिया तो ये गलत हो गया। शुरू में बेंजीन जब अटैक कर रहा होता है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर तो उसकी उस वक्त जो हाइब्रिडाइजेशन हर कार्बन की है वो sp2 है, तो प्लेनर है। फिर दरमियान में जब सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, एरिनियम आयन बना, तो वो टेट्राहेड्रल हो जाता है कार्बन, और दोबारा से फिर वो प्लेनर हो जाता है। तो ये बीटा ऑप्शन है जो इसे मैच कर रही है बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, AlCl3 catalyze certain reaction by forming carbocation with chloroalkane as shown in the following reaction. This can occur because, बेटा रिएक्शन उसने दी है RCl प्लस AlCl3, ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, इसमें R के ऊपर पॉजिटिव आता है, कार्बोकैटाइन बनता है। तो वो कहता है कि जी ये दिस कैन अकर बिकॉज, कहता है ये काम होता है क्योंकि। आगे ऑप्शन है AlCl3 इज अ कोवलेंट मॉलिक्यूल, बीटा ऑप्शन है AlCl3 exist in the dimer form Al2Cl6, aluminium atom in the AlCl3 has an incomplete octet of the electron, और डेल्टा ऑप्शन है क्लोरीन एटम इन द RCl has a vacant p orbital। तो बेटा मैं इसकी पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, देन हम ऑप्शन की तरफ आते हैं। बेटा ये देखें यहां पे मेंशन कर रहा हूं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो एक लुईस एसिड के तौर पे ऐड कर रहा होता है। ये जब अटैक करता है RCl के ऊपर, तो एल्यूमिनियम ने पहले 3 बॉन्ड बनाए AlCl3। 3 बॉन्ड का मतलब है हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एल्यूमिनियम ने बॉन्ड इसलिए बनाया कि वो ऑक्टेट रूल फॉलो करे या डुप्लेट रूल फॉलो करे। इस वक्त AlCl3 में ना ये डुप्लेट रूल फॉलो कर रहा है ना ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। टोटल 6 हैं, 8 होने चाहिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो वो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और क्लोरीन को अपने साथ जोड़ लेता है। ड्यूरिंग रिएक्शन ये AlCl4 बना देता है, और AlCl4 बनाते हुए ये अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाह रहा है। और क्लोरीन चूंकि R ग्रुप से इलेक्ट्रॉन छीन के लाता है, तो R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर ऐड करते हुए बेंजीन पे अटैक करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड था जिसकी वजह से उसने इलेक्ट्रॉन छीने। तो फिर यहां पे चार्ली ऑप्शन है, एल्यूमिनियम एटम इन द AlCl3 हैज एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बेटा उसका आंसर होगा, जिसकी रीजन आपके सामने है। अब कुछ रिएक्शंस जो है वो मैं आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रहा हूं। ये आसान रिएक्शन है इसलिए उन्होंने बोर्ड पे नहीं लिखा, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। रिडक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन की रिडक्शन आप करना चाहते हैं हाइड्रोजन के साथ, जो है बेंजीन के अंदर हाइड्रोजन आके ऐड होगी इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, या प्लैटिनम के साथ भी की जा सकती है। तो बेंजीन में बेटा चूंकि 3 पाई बॉन्ड है, 6 हाइड्रोजन ऐड होंगे और साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। अगर आप टोलुइन के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसमें हमारे पास मिथाइल साइक्लोहेक्सेन जो है वो प्रोडक्ट के तौर पे बन जाएगा। ये नेक्स्ट रिएक्शन रिडक्शन ऑफ टोलुइन आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। टोलुइन प्लस हाइड्रोजन और आगे उससे जो है वो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। अब बेंजीन के कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें
बेंजीन जो है वो अपने पाई बॉन्ड्स को खत्म करता है, एडिशन रिएक्शन शो कर रहा होता है। जैसे अभी हमने हाइड्रोजन की एडिशन पढ़ी है, तो हैलोजन के साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन ये सनलाइट की मौजूदगी में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए ऐसा होता है। क्लोरीन जो है वो सनलाइट की मौजूदगी में बेंजीन पे अटैक करती है फ्री रेडिकल की शक्ल में, और बेंजीन पे जाके ऐड हो जाती है, फ्री रेडिकल एडिशन कहलाती है बेटा ये, जिसमें 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बनता है। तो ये दो रिएक्शन ऐसे हैं, हाइड्रोजिनेशन और हैलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये जो दो रिएक्शन है इसमें हम ये कहते हैं कि बेंजीन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड की तरह बिहेव करते हुए चीजों को अपने अंदर ऐड करता है, एडिशन रिएक्शन शो करता है लाइक एन एल्कीन। और ये जो 5 रिएक्शन आपके सामने मैंने भी पढ़ाए थे, नाइट्रेशन है, हैलोजिनेशन है, सल्फोनेशन है, एल्काइलेशन, एसाइलेशन है, इन सब में बेंजीन एक सैचुरेटेड कंपाउंड की तरह बिहेव करते हुए हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा होता है बेटा। अब कुछ साइड चेन रिएक्शन, बेंजीन की अगर हम साइड चेन हैलोजिनेशन करते हैं तो बेटा 3 प्रोडक्ट बनते हैं जिनके नेम आपने याद करना है। वो बेंजीन के ऊपर अगर ग्रुप लगा हुआ फर्ज करें मिथाइल, तो मिथाइल की हैलोजिनेशन होगी, मिथाइल बेंजीन प्लस क्लोरीन से सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है बेंजाइल क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर CH2 आ जाए तो उसे बेंजाइल बोलते हैं, उसके साथ Cl आ गया तो बेंजाइल क्लोराइड। इसी तरह बेंजाइल क्लोराइड की फिर रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, दोबारा हैलोजिनेशन होती है, वो बेंजल क्लोराइड बन जाता है। बेंजीन के ऊपर CH और Cl2, तो ये बेंजल कहलाता है, बेंजल क्लोराइड। और बेंजल क्लोराइड की अगर दोबारा हैलोजिनेशन हो, एक आखिरी हाइड्रोजन उसमें रह गया है, वो क्लोरीन उसे रिप्लेस करता है, तो बेंजो ट्राइक्लोराइड हमारे पास बन जाता है। अब इसी सेम कॉन्सेप्ट पे अगर हम टोलुइन की ऑक्सीडेशन करते हैं बेटा, तो फिर टोलुइन की ऑक्सीडेशन से सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है, दैट इज बेंजोइक एसिड। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर बेंजीन के ऊपर कितने भी कार्बन लगे हों, यानी अगर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो बेंजीन के ऊपर जितने मर्जी कार्बन लगे हों, अगर आप उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो रिजल्ट के तौर पे सिर्फ बेंजोइक एसिड ही हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होता है। बाकी जो एक्स्ट्रा कार्बन है उनका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है। अब लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है बेटा बेंजीन की ओरिएंटेशन। बेंजीन की ओरिएंटेशन जो है वो ये है कि बेंजीन के ऊपर अगर एक ग्रुप पहले से अटैच है तो सेकंड ग्रुप कहाँ पे आके अटैच होगा, तो उसके लिए दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स और एक मेटा डायरेक्टर्स। ऑर्थोपैरा डायरेक्टर बेटा 2,4 डायरेक्टर्स भी कहलाते हैं, और जो मेटा डायरेक्टर्स है वो 3,5 डायरेक्टर्स भी कहलाते हैं। पहले मैं ऑर्थोपैरा डायरेक्टर के बारे में बता दूं, बेंजीन के ऊपर अगर इनमें से कोई ग्रुप लगा हुआ है जिनमें OH है, NH2 है, NHR है, NR2 है, OR है, R ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप है, तो ये आने वाले ग्रुप को ऑर्थो या पैरा पे जो है ना वो अटैक करवाते हैं। यानी अगर यहां पे मैं एक एंड पे लिखता हूं, फर्ज करें जी ये टोलुइन है और मैं इसकी नाइट्रेशन करवाना चाहता हूं, तो नाइट्रो ग्रुप आके दो जगहों पे अटैच हो सकता है, या ऑर्थो पे या पैरा पे। तो दो प्रोडक्ट्स बनेंगे बेटा, पहले प्रोडक्ट का नेम होगा ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन और दूसरे प्रोडक्ट का नेम होगा पैरा नाइट्रोटोलुइन। और अगर आप नाइट्रो ग्रुप की क्वांटिटी बढ़ा दें तो TNT बन जाएगा, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। अब मिथाइल ग्रुप ने आने वाले ग्रुप को एक खास पोजीशन पे भेजा, तो हम कहते हैं कि मिथाइल ग्रुप जो है वो एक डायरेक्टर है, वो आने वाले ग्रुप को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि या तो आके ऑर्थो पे लग सकता है या पैरा पे लग सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ये बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बेंजीन को, और वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन जो है वो इनकी बेंजीन पे 3 जगहों पे आती है, जिनमें 2 ऑर्थो और 1 पैरा पोजीशन होती है। यानी अगर यहां पे मेंशन किया जाए